सफलता बैच के इस 30 दिनों तक चलने वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चों आज इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा दिन है। बच्चों इस सफलता बैच की क्या-क्या खासियत है सबसे पहले उसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको क्लास 12th की कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। कंप्लीट फिजिक्स में बच्चों क्या-क्या होगा? आपको इसमें प्रूविंग पढ़ाई जाएँगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस पढ़ाई जाएँगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ाए जाएँगे। पढ़ाने के साथ-साथ बच्चों आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ी है और वो बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं, तो उनको जो भी प्रूविंग बच्चों पढ़ाई जाएँगी, वो साथ-साथ आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। हर एक प्रूविंग को बच्चों बहुत डिटेल से समझाया जाएगा। डेफिनिशंस को याद कराने की पूरी गारंटी है और हर एक न्यूमेरिकल को कैसे आसानी से लगाया जाए, कैलकुलेशन को कैसे स्मार्ट तरह से अप्रोच किया जाए और उसमें क्या-क्या फार्मूले के याद करने की ट्रिक हो सकती है। बच्चों इस सफलता बैच के प्रैक्टिस सेट में हम लोग इस बात को भी डिस्कस करेंगे। बच्चों दूसरी खासियत क्या है कि ये जो आपको पूरे क्वेश्चंस कराए जाएँगे, ये यूपी बोर्ड के अनसॉल्व्ड को आधार में रखते हुए कराए जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है, आप नहीं जान सकते कि कौन-सा टीचर सही पढ़ा रहा है, जो आपको वो क्वेश्चन करा रहा है, क्या वाक़ई वो बोर्ड एग्ज़ाम में आएँगे? तो सबसे बेहतर बताया जा सकता है बच्चों, वो है यूपी बोर्ड के अनसॉल्व्ड द्वारा। क्योंकि बच्चों सब कुछ झूठ बोल सकता है, लेकिन यूपी बोर्ड का अनसॉल्व्ड आपसे झूठ नहीं बोल सकता है क्योंकि वो वही क्वेश्चन होते हैं जो यूपी बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं। तो इस सफलता बैच के बच्चों प्रैक्टिस सेट में हम लोग वही यूपी बोर्ड के अधिकतर जो प्रश्न है बच्चों उसी से उठाए गए हैं। 1-2 प्रश्न ऐसे जो अदर इम्पोर्टेंट हैं बच्चों उसके आने की संभावना है, वो भी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में कराए जाएँगे। बच्चों डेली बेसिस पे आपको ये क्लास 6 बजे मिल रही है और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है सफलता बैच, ठीक है? फिजिक्स क्लास 12 से आप वहाँ पे जाके जो भी आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, इस डेली बेसिस प्रैक्टिस सेट पे आपको 6 बहुविकल्पी डेली कराए जा रहे हैं। पूरे क्वेश्चन की बात करें तो 20 है, जिसमें से 6 बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 6 बच्चों अति लघु प्रश्न हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट प्रश्न हैं। इसके बाद बच्चों इसमें 5 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएँगे डेली यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों आपको इसमें लॉन्ग की अगर बात करें तो 3 लॉन्ग कराए जाएँगे जिसमें से 2 आपके न्यूमेरिकल होंगे और 1 प्रूविंग होगी, ठीक है? और बीच में जो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे होंगे उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल और कुछ प्रूविंग है, ठीक है? एक बात छोटी सी बच्चों और मैं बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे बहुत जल्दी फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, तो मैंने कंप्लीट फिजिक्स इससे पहले भी यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है बच्चों फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12th, ठीक है? वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, उसमें लगभग 32 से 33 वीडियो हैं बच्चों प्रूविंग की, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 2। जो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है? ठीक है, क्या होती है? तो सबसे पहले लुईस द ब्रोगली को बच्चों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डी ब्रोगली के नाम से भी जानते हैं। आपको इसकी तरंगदैर्घ्य बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। तो बच्चों याद रखेंगे क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो एक प्रूविंग होती है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 m e। बच्चों यहाँ पे जो ई है इसको कह रहे हैं हम लोग गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? ये बच्चों प्रूविंग कहाँ से आई है मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बताई है। हालांकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं कि ये कहाँ से आई तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे समझाई। जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर बच्चों यहाँ से हम लोग 2 को इधर भेजें तो 2e हो जाएगा और m नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं वी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2e/m। यहाँ से बच्चों जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट लग जाएगा, तो v की वैल्यू अंडर रूट 2e/m। फिर आप जानते हैं बच्चों संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी। तो p इज इक्वल टू m बच्चों, इस v का मान हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। आप जानते हैं इस m को बच्चों लिखा जा सकता है रूट m, जिसमें से एक रूट m कट जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बच्चों p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और ये वाला एक रूट m बचेगा क्योंकि एक रूट m से एक रूट कटेगा तो एक रूट m ऊपर है और बच्चों उसको ऐसे लिख दिया गया। ये बच्चों आ गया क्या, संवेग, मोमेंटम। फिर आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होता है एक फार्मूला h अपॉन p, ठीक है? लुईस द ब्रोगली बच्चों चैप्टर, क्योंकि ये बहुविकल्पी तो मैंने यहाँ से कुछ आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। लैम्डा इज इक्वल टू बच्चों होता है h अपॉन p। तो यहाँ से बच्चों p की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा का आंसर क्या आ जाता है, h अपॉन 2 m e।
तो बच्चों इसमें यही पूछा गया है कि लुईस द ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो आप कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/2m/e। ठीक है, अगर बच्चों इसको सॉल्व करके देखा जाता है तो इसका एक आंसर और आपको याद कर लेना है। लैम्डा इज इक्वल टू बच्चों आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, एक ए भी बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, इसका रिजल्ट आता है बच्चों यहाँ से एक न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे ये वी बच्चों वेग ना है, ये पोटेंशियल है यानी कि विभव है। चलते बच्चों दूसरे प्रश्न पर। बच्चों दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो सबसे पहले बच्चों याद रखेंगे ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, जहाँ पे बच्चों आर एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस को बच्चों हटाया जाता है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है, I के, यानी V समानुपाती है किसके बच्चों, यहाँ पे I के। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो V की पावर भी एक है और I की पावर भी एक है। आप इस चारों ऑप्शन को बच्चों ध्यान से देखें, वही वाला ऑप्शन सही होगा जो ऐसे लिखा होगा और दोनों की पावर कितनी कितनी होगी, 1 1। तो आप देख रहे हैं पहला जो बच्चों ऑप्शन लिखा है वो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, जबकि दोनों की पावर एक होनी चाहिए, यानी पहला गलत है। दूसरा बच्चों वी डी इज इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि वी बराबर आई होता है। बच्चों तीसरा ऑप्शन लिखा है वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, बच्चों यहाँ पे ई काम कर रहा है आई का और वी डी काम कर रहा है किसका, वी का, यानी कौन सा बच्चों ऑप्शन सही सही हो रहा है, थर्ड वाला, यानी कि वी समानुपाती ई के। चलते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न पर। बच्चों तीसरा प्रश्न कहा गया है प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। आपने बच्चों रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा होगा, क्लास 12th केमिस्ट्री में भी है। बच्चों वहां पे क्या पढ़ा था आपने कि रदरफोर्ड ने बच्चों एक नाभिक लिया, सोने की पतली पन्नी ली थी और उस पे क्या किया था, अल्फा कणों की बमबारी की थी। जैसे बच्चों बमबारी की तो ये अल्फा कण कुछ इस तरह गए थे और कुछ टकरा के बच्चों इस तरह, कुछ टकरा के इस तरह निकले थे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो अल्फा कण का प्रकीर्णन के बाद जो पथ होता है वो इस तरह है, ज्यादातर ऑलमोस्ट बच्चों इस तरह पथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक जो पथ आप देख रहे हैं ये अति परवलय का बच्चों साइन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि प्रकीर्णित, प्रकीर्णित मतलब होता है बच्चों जो रिवर्स होके आ रहे हैं, यानी कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ बच्चों कैसा होता है, अति परवलयाकार होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन का बच्चों एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। पहले क्वेश्चन को मैंने डिटेल से आपको सॉल्व करके भी बताया है। आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको ये सॉल्व नहीं करना है, मैंने बस बता दिया है कि ये कहाँ से रिजल्ट आया था। ठीक है, जानना भी जरूरी है। दूसरा आपको मैंने बताया ओम के नियम के हिसाब से, और तीसरा बच्चों प्रयोग के आधार पे है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन से जैसे कण लौटता है तो वो अति परवलयाकार फिगर होता है। बच्चों चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है और चार ऑप्शन लिखे हैं, नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए और पीले प्रकाश के लिए। तो बच्चों एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है कि फोकस दूरी और लैम्डा यानी कि तरंगदैर्ध्य में बच्चों जो रिलेशन होता है वो समानुपाती का होता है। समानुपाती का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर f की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो लैम्डा भी बढ़ेगा और अगर लैम्डा की वैल्यू को घटाएंगे तो f भी घटेगा। ठीक है, और आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि बच्चों जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। इसको कैसे याद रखना है, आप तरंगदैर्ध्य का अगर अर्थ जानते हैं तो बच्चों ये आपको बात हमेशा याद रखिए। तरंगदैर्ध्य बच्चों क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई ये वेव है, ठीक है, तो यहाँ से जो जो इसके उच्चिष्ट पॉइंट है बच्चों, जो अधिकतम पॉइंट है, इनके बीच की जो दूरी होती है बच्चों उसी को कहते हैं तरंगदैर्ध्य। ठीक है, अब लाल प्रकाश में बच्चों क्या होता है कि आप उसको देखते होंगे जो भी खतरे का निशान है या गाड़ी की बैकलाइट है, ठीक है, आप देखते होंगे हमेशा उसको लाल से ही रखा जाता है, लाल रंग का ही रखा जाता है। बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है। तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है मतलब उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा मतलब उसको आप दूरी से बच्चों देख सकते हैं, बहुत दूर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कैसा होता है, सबसे ज़्यादा, और अगर तरंगदैर्ध्य उसकी ज़्यादा है तो बच्चों उसका एफ भी कैसा होगा, सबसे ज़्यादा। और आपसे वही पूछा गया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में ज़्यादा होती है, तो लाल रंग में ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि लाल की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा और तरंगदैर्ध्य ज़्यादा तो फोकस भी ज़्यादा। चलते हैं बच्चों पांचवें प्रश्न पे। पांचवा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रतिपथ में केवल संधारित्र है तो परिपथ में वेव शक्ति होगी। तो आपसे सबसे पहले पूछा गया वेव शक्ति, तो बच्चों शक्ति यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, पावर, यानी पी से डिनोट करेंगे।
और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बच्चों आपको याद रखना है जो शक्ति का फार्मूला होता है वो P इज इक्वल टू होता है VRMS, IRMS और cos फाई। cos फाई का बच्चों यहाँ पे फार्मूला लिखा जाता है R अपॉन जेड। R क्या है? प्रतिरोध, और Z क्या है बच्चों? प्रतिबाधा। अब बच्चों आपसे इस सवाल में एक लाइन लिखी है, अगर ध्यान से आप इसको देखें, केवल संधारित्र है। केवल संधारित्र का मतलब बच्चों क्या हो गया? उसमें केवल कैपेसिटी है यानी कि उसकी धारिता है। धारिता तो है लेकिन केवल धारिता है यानी आर तो होगा नहीं, और जब आर होगा नहीं तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 0। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और जैसे आर यहाँ पे 0 रखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर कितनी बच्चों आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी कि केवल संधारित्र में जब लगा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वेव शक्ति बच्चों कितनी होती है? 0। क्यों 0? क्योंकि आर 0 और आर 0 तो बच्चों पावर भी 0। चलते हैं बच्चों इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या लिखा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। बच्चों वायु में बल का मतलब बच्चों क्या होता है? फोर्स, यानी कि F से डिनोट करेंगे। और कहाँ पे रखा जा रहा है? वायु में। तो वायु का बच्चों संकेत क्या लिख लेंगे? एयर। यानी फोकस दूरी कहाँ पे? एयर में। कितनी दी गई है? 80 न्यूटन। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखते हैं तो 8 न्यूटन का बल लगता है। बच्चों बल का मतलब क्या हो गया? F। और कहाँ पे रखा गया है? परावैद्युतांक, जिसको अंग्रेजी में बच्चों हम लोग दिल से लिख लेते हैं यहाँ पे। और कितना दिया गया है? 8 न्यूटन बच्चों दिया गया है। यहाँ से बच्चों आपसे पूछा जा रहा है माध्यम का परावैद्युतांक होगा, यानी K की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो एक फार्मूला याद रखेंगे, F डेल इज इक्वल टू बच्चों होता है F एयर अपॉन K। यानी कि परावैद्युतांक में फोकस दूरी और वायु में फोकस दूरी बट्टे में क्या होता है बच्चों? परावैद्युतांक। F बच्चों डिल की वैल्यू कितनी दी गई है? 8। F एयर की वैल्यू कितनी दी गई है? 80। अपॉन में क्या लिखा है बच्चों? K। 8 को बच्चों 80 से काटेंगे, कितनी बार कट रहा है? 10 बार। और ये K का इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो K की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है? चलते हैं बच्चों अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला अति लघु उत्तरी प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होगी? तो उत्तर क्या है कि सूक्ष्म तरंगों की बच्चों आवृत्ति अधिक होती है। अब इसका रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बच्चों इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य बच्चों कैसी होती है? कम। अब एक रिलेशन होता है बच्चों, आवृत्ति समानुपाती होती है 1 अपॉन लैम्डा के। यानी कि जो बच्चों आवृत्ति है वो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के बच्चों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों क्या है कि अगर लैम्डा बड़ा होगा तो आवृत्ति छोटी होगी, और यदि लैम्डा छोटा है तो आवृत्ति बड़ी होगी। यहाँ से बच्चों हम कह रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? सबसे कम। अब बच्चों वेवलेंथ है कम, तो न्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी? सबसे ज्यादा। तो वही आपसे पूछा है कि रेडियो तरंगों सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक है? तो आप कहेंगे सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य कम है। तरंग दैर्ध्य कम होगी तो आवृत्ति ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनमें उल्टा रिलेशन है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि होल पर कितना आवेश होता है? पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत भी बनाइए। बच्चों होल पर याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन, एक शब्द होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल, जब हम लोग पीएन संधि पढ़ते हैं। तो बच्चों वहां पे होल जो होता है उस पे आवेश की वैल्यू होती है पॉजिटिव में, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद कर लेना है। इसके बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और होल पर पॉजिटिव में वैल्यू होती है। फिर आपसे पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक बनाइए, संकेत बनाना है। तो बच्चों याद रखना है पीएन का संकेत कैसा होता है? इस तरह से त्रिभुज के आकार का बच्चों होता है पी, और एक सिंगल सी लाइन के जैसा होता है एन। दोनों को एक साथ रख देते तो बन जाता है पी एन। इसका पी पॉजिटिव सिरा बच्चों जुड़ा होता है एनोड से, और एन नेगेटिव सिरा जुड़ा होता है बच्चों कैथोड से। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा था? होल पर आवेश, जो कि ये है। फिर पूछ रहा था पीएन संधि का प्रतीक बच्चों, वो ये है। चलते हैं बच्चों इसके बाद तीसरे प्रश्न। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होगा? ठीक है, आयनन विभव को बच्चों हम लोग आयनन ऊर्जा से भी जानते हैं। किस परमाणु की बात हो रही है? हाइड्रोजन परमाणु में
किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। मूल ऊर्जा स्तर का मतलब बच्चों होता है पहली कक्षा में। तो याद रखेंगे पहली कक्षा में आयनन ऊर्जा जो बच्चों होती है वो E इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न बच्चों इसके बाद है, आप इस डाटा को याद भी कर लेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लिखा है विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमी सूत्र लिखिए। इसका आपकी विमा बतानी है इसको, और विद्युत चालकता की डेफिनेशन। तो बच्चों विद्युत चालकता की डेफिनेशन क्या है? बहुत ही आसान है, यहाँ से पढ़ेंगे। नीचे आर लिखा है, आर का मतलब बच्चों क्या होता है? प्रतिरोध, और जी का मतलब बच्चों क्या है? विद्युत चालकता। आर और बच्चों जी एक दूसरे के उल्टे लिखे हैं। उल्टे को हम लोग पढ़ते हैं क्या? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। तो क्या परिभाषा बनती है कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता अथवा विशिष्ट चालकता के नाम से भी बच्चों हम लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब बच्चों क्या होता है? उल्टा। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख देंगे जी इज इक्वल टू 1/r। इसके बाद बच्चों इसका मात्रक क्या होता है? क्योंकि आर नीचे है और आप जानते हैं आर का जो मात्रक होता है बच्चों वो ओम होता है। ओम जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। जो इसकी विमा होती है वो याद रखना है, m-1 l-3 t3 और a स्क्वायर। ठीक है, a2 होती है, और विमा को आप जानते हैं इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ही बंद करके लिखा जाता है। इसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट घंटे में बच्चों कितने जूल होते हैं? तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे, हावर। तो बच्चों आप जानते हैं कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में अगर बच्चों हम लोग सेकंड बात करें तो ये 60 ऐसे लिखा है। 1 मिनट में बच्चों होते हैं 60 सेकंड। बच्चों 6 का गुणा 6 से कराएंगे तो 36 आएगा, फिर ये 2 जीरो, यानी हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में बच्चों 3600 सेकंड होते हैं। फिर बच्चों आप जानते हैं तो हावर की बात हो गई। अब बात करेंगे बच्चों किलो की। तो बच्चों 1 किलो में आप जानते हैं बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। इन सभी का हमें कंबाइंड रूप बताना है, तो 1 हावर और 1 किलो दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बच्चों 1000 लिखा है और ये 3600 लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे? 36 का गुणा 1 से कराएंगे तो 36 आएगा। 3 जीरो बच्चों ये है, 2 जीरो ये, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो हो जाएंगे। अगर बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में कन्वर्ट करें तो इसका पॉइंट लास्ट में है, ये 6 अंक इधर करके आएगा, तो यानी कि लिख सकते हैं 3.6। और जब बच्चों ये पॉइंट इस तरफ चलता है, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलता है, तो पावर प्लस में लिखी जाएगी, तो प्लस के 6 जीरो। ठीक है, 5 तो ये थे, 1 6 को क्रॉस करके आया। तो याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटे में बच्चों जो जूल होते हैं वो 3.6 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस 6 होती है। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है? तो सबसे पहले ये प्रश्न किस चैप्टर से है? 11 चैप्टर से है बच्चों, फिजिक्स फर्स्ट के। और आप जानते होंगे प्रत्यावर्ती धारा बच्चों को जब चैप्टर पढ़ा जाता है तो वहाँ पे 2 तरह की धाराएं पढ़ी जाती हैं। वो कौन सी बच्चों 2 धाराएं हैं? पहली धारा बच्चों हम लोग पढ़ते हैं I0, और दूसरी धारा पढ़ते हैं बच्चों IRMS, यानी इसको पढ़ा किया जाता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जब अमीटर लगाया जाता है तो वो कौन सी धारा को मापेगा? I0 की कि IRMS की? तो याद रखेंगे हमेशा IRMS की धारा को ही मापता है कौन? अमीटर। किसमें? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। तो क्या आंसर लिखा है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के वर्ग माध्यमूल IRMS को बच्चों पढ़ा जाता है, I का मतलब धारा, और RMS को पढ़ा जाता है वर्ग माध्यमूल यानी IRMS। इसको बच्चों आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो धारा के रूट मीन स्क्वायर मान को मापता है। ठीक है बच्चों, अमीटर का काम क्या होता है? धारा को मापना, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किस धारा को मापता है? IRMS को। ठीक है, चलते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने लिखा है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बच्चों इसमें आपको 2 डेफिनेशन बतानी है, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की। दोनों ही डेफिनेशन बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो इन्हें जरूर याद कर लेंगे। और याद करने के मैं आपको देखिए मेथड भी बता रहा हूँ।
सबसे पहले हम लोग याद करेंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति, क्षति का मतलब बच्चों क्या होता है कि किसी चीज का नष्ट हो जाना, कम हो जाना। तो किसका कम होना है? द्रव्यमान का। इसको एक फिगर को देखिए यहाँ पे जो मैंने उंगली रखी है, ये बच्चों एक कोई नाभिक है। इस नाभिक में आप जानते हैं क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। अगर बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम लोग कैलकुलेट करें, मान लेते हैं कि वो कैलकुलेशन करने पर 11 आ रही है, और इस नाभिक का बच्चों अगर वास्तविक द्रव्यमान कैलकुलेट किया जाए, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं वास्तविक द्रव्यमान को, मान लेते हैं कि बच्चों को 10 है, तो आना तो बच्चों दोनों बराबर चाहिए थे। फिर ये जो जितना भी अंतर बच्चों आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यमान क्षति। यानी कि मास में जितना भी बच्चों ये क्षति हो रही है, जो अंतर आ रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सा मास कम होगा? वास्तविक वाला कम होगा। ठीक है, और ज़्यादा कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ज़्यादा होगा। तो क्या डेफिनेशन है? इस पूरी डेफिनेशन को बच्चों यहाँ पे लिखा गया है। क्या डेफिनेशन है? कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान यानी कि M, नाभिक में उपस्थित कौन? न्यूक्लियन। कौन कौन न्यूक्लियन होते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से, योग बच्चों क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा था। द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। कौन कम होता है? वास्तविक द्रव्यमान। द्रव्यमान के इस अंतर को ही बच्चों द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को बच्चों डिनोट किया जाता है डेल्टा M से। क्या फार्मूला होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो बच्चों प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी? Z। एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को मान लेते हैं MP, तो Z का कितना हो जाएगा? ZMP। इसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में जब बच्चों परमाणु क्रमांक घटा दिया जाता है तो वो आती है किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि A - Z। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों हम लोग मान लेते हैं Mn। M का मतलब द्रव्यमान है और N जो सफिक्स में लिखा उसका मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये बच्चों दोनों को प्लस करने पर किससे माइनस करना है? वास्तविक द्रव्यमान से, जो कि कैपिटल M है। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? Z क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, और A - Z क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप द्रव्यमान क्षति समझ गए होंगे। इस फिगर से रिलेट करके आपने इस डेफिनेशन को अगर याद किया है तो आप हमेशा याद रख पाएंगे। चलते हैं बच्चों, इसके बाद इसमें आपसे पूछा गया है कि बंधन ऊर्जा भी आपको बतानी है। तो बच्चों बंधन ऊर्जा क्या है? देखिए, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों देखिए, नाम में क्या छुपा है? बंधन ऊर्जा, यानी कि जो बांधने वाली ऊर्जा है। किसको बांधने वाली? न्यूक्लियनों को। न्यूक्लियनों में बच्चों अभी मैंने आपको बताया कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बच्चों अनंत दूरी तक अलग कर सकें, तो जितनी भी सबसे कम ऊर्जा है जिससे वो ये काम हो सकता है, यानी कि न्यूक्लियनों को अलग किया जा सकता है, उसी बच्चों ऊर्जा को हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो क्या डेफिनेशन है? कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है। न्यूनतम बच्चों शब्द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा भी एनर्जी देने पर वो तो अलग हो ही जाएंगे, लेकिन वो वाली एनर्जी जहाँ से ये अलग हो जा रहे हैं, कहाँ तक? अनंत से। उसके आगे की एनर्जी देंगे तो वो और दूरी तक जाएंगे, लेकिन हमें अनंत दूरी तक ले जाना है। अनंत बच्चों सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जिस भी मिनिमम वैल्यू पर ऐसा काम हो रहा है, उसी मिनिमम ऊर्जा को बच्चों हम लोग बंधन ऊर्जा कह रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन? कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक है। बच्चों बंधन ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है? अभी मैंने आपको बताया है कि द्रव्यमान ऊर्जा का ये फार्मूला था पूरा का पूरा। अगर बच्चों उसमें C² से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाती है बंधन ऊर्जा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी का मतलब बच्चों E है, बाइंडिंग का मतलब P है। ठीक है, जहाँ पे EB को बच्चों पढ़ा जा रहा है बंधन ऊर्जा। बच्चों अगर इसको आप देखें तो ये द्रव्यमान क्षति, जिसको डेल्टा M लिख सकते हैं, और ये M और ये क्या हो गया? C²। तो आप इसको देख रहे हैं mc² लिखा है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि बंधन ऊर्जा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के सूत्र के समतुल्य है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये डेल्टा M है, तो इसको आप डेल्टा M लिख दें, और यहाँ पे क्या लिखा है? C²। तो आप कह सकते हैं ये mc² लिखा है, जो कि बच्चों E के बराबर होता है।
ये भी आइंस्टीन का समीकरण है, आप जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बंधन ऊर्जा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के सूत्र के समतुल्य है। चलते बच्चों इसके बाद दूसरे प्रश्न पर। बच्चों दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि क्राउन कांच से द्विअवतल लेंस बनाना है। क्राउन कांच है, उससे आपको द्विअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस माइनस का 2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65। तो सबसे पहले बच्चों न्यूमेरिकल जिन बच्चों से नहीं लगता है बहुत गौर से देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। सबसे पहले कहा गया है द्विअवतल। बच्चों द्विअवतल का मतलब क्या होता है? इसका इधर वाला भी पृष्ठ है और इधर वाला भी पृष्ठ है, ठीक है। तो ये द्विअवतल हो गया। अब कह रहे हैं लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करनी है, यानी R1 भी आपको निकालना है और R2 की वैल्यू भी निकालनी। कि लेंस की क्षमता, बच्चों क्षमता का मतलब क्या हो गया? पावर। पावर कितनी दी जा रही है? माइनस का 2.5। क्राउन कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एन से डिनोट किया जाता है। और ये किससे बना है? कांच से। कांच को अंग्रेजी में बच्चों क्या कहेंगे? ग्लास। विद रिस्पेक्ट टू हमेशा क्या लेना है? एयर, जो कि कितना दिया गया है? 1.65। अब बच्चों सबसे पहले हम P से निकाल लेते हैं F। तो P बराबर क्या होता है? 100/F। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, हाई स्कूल में भी पढ़ा है और इंटर में भी फार्मूला पढ़ा है। P बराबर बच्चों क्या होता है? 100/F। P का बच्चों एक और फार्मूला होता है, P बराबर 1/F भी होता है, लेकिन वो तब होता है जब F की वैल्यू मीटर में, ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो P इज इक्वल टू बच्चों हम लोग क्या रखेंगे? 2.5 100/F। बच्चों इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? एक 10 आएगा। इस 25 को बच्चों 100 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस का 1/10 और ये क्या लिखा है? F। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे कि F का मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो F आएगा। 10 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो माइनस का 40 आएगा। इसके बाद हम लोग फार्मूला लिखेंगे ये वाला, ठीक है। आप जानते हैं बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। इस प्रूविंग को बच्चों जरूर लगा के जाइएगा। ऊपर अभी आई बटन आएगा, वहाँ पे मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। 1/F बराबर बच्चों ये हम लोगों ने ये रिजल्ट लिख लिया। यही रिजल्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमें वो वाला फार्मूला चाहिए जिसमें दोनों यानी कि रेडियस भी आती हूँ और F जो हमने निकाला है वो भी आता हो और बच्चों N भी आता हो, यानी दो रेडियस F और क्या बच्चों? N। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये फार्मूला ऐसा है, इसमें F भी आ रहा है, N भी आ रहा है और दोनों रेडियस भी आ रहे हैं। F की वैल्यू बच्चों हम लोग क्या निकाल चुके हैं? -1/40। ANG की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई है? 1.65। तो यहाँ पे 1.65 लिख दे रहे हैं और -1 1/R1। अब बच्चों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अब ध्यान देने वाली बात है, आप इस फिगर को देखिए बच्चों। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है। बच्चों इस पॉइंट को यहाँ पे जहाँ पे ये अवतल लेंस को कट कर रही है, इसको कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। आप जानते हैं बच्चों ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव ली जाती है। कैसे? आपने मैथ में पढ़ा है, ये मूल बिंदु है, ये x डैश होता है, ये x प्लस होता है, ये y है और ये y डैश है। बच्चों ओरिजिन से इस तरफ की डिस्टेंस को किस में लिया जाता है? माइनस में। और इस तरफ की डिस्टेंस किस में ली जाती है? प्लस में। तो मैं कह रहा हूँ ये ओरिजिन है और ओरिजिन से इस तरफ की डिस्टेंस बच्चों किस में रहेगी? माइनस में। तो क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों R1 की वैल्यू कैसी रहेगी? माइनस की R रहेगी। तो इसलिए बच्चों इस R की वैल्यू को माइनस का R1 पुट किया गया, ठीक है। अब इस फिगर को वापस देखें, मूल बिंदु से बच्चों ये डिस्टेंस इधर है, तो R2 की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो R2 की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने प्लस लिखी है, लेकिन ये बीच वाला माइनस है और दोनों ही R1 और R2 बच्चों सेम होंगे, तो इस R2 को R1 लिख दिया गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे इस बात को लिख भी दे रहा हूँ, R1 बच्चों कितना है? पॉजिटिव, R1 निगेटिव है और R2 की वैल्यु पॉजिटिव है और वो किसके इक्वल हो जाता है? R1 के, ठीक है। दोनों रेडियस सेम। इसके बाद बच्चों क्या किया गया है? ये -1/40 लिखा है। 1.65 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.65 बचेगा। -1 बच्चों कितने हो जाएंगे? -2। क्यों? क्योंकि एलसीएम सेम है। ये R1 आ गया। इसके बाद बच्चों क्या किया गया है? 65 का गुणा बच्चों 2 से कराएंगे तो 65 दूना 130 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। ये R1 इधर आएगा तो बच्चों ये R1 आ चुका है
1.3 लिख सकते हैं, इसको लिख दिया। ये 40 बच्चों डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा, और ये 0 बच्चों ये वाला 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 13 इंटू 4। तो बच्चों 13 का गुणा जब आप 4 में करेंगे तो 13 चौके कितना आ जाएगा, 52। यानी जो बच्चों पहली रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, 52। और R2 भी R1 के इक्वल था, यानी R2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 52। ठीक है, रेडियस का साइन आप नेगेटिव दे भी सकते हैं, लेकिन वो रेडियस है तो आप ना भी नेगेटिव दे तब भी काम चल जाएगा। यानी बच्चों दोनों रेडियस कितनी आ रही हैं, 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों आपके सामने लिखा है कि प्लास्टिक की एक गोली P, गोली का नाम है क्या, P, और किससे बनी है, प्लास्टिक से, जिसका द्रव्यमान आपको दिया जा रहा है 3.2 इंटू 10 की पावर -15 kg। दो क्षैतिज समांतर अवस्थित, अवस्थित मतलब बच्चों क्या होता है, स्थित, दो क्षैतिज समांतर स्थित प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। यानी बच्चों एक बूंद है P, वो दो प्लेटों के बीच में बिल्कुल स्थिर लटकी हुई है, ऐसा न्यूमेरिकल का कहना है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम या अधिक हैं। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, तो आप कहेंगे सर n से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं कि n की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बच्चों आपसे क्या कहा गया है कि बूंद का द्रव्यमान आपको m दिया गया है 3.2 10 की पावर -15 kg। ये बच्चों आप देख रहे हैं ये V दिया गया है जो कि 1000 है, 1000 वोल्ट है। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आपको बताई जा रही है, इसको आप L भी कह सकते हैं, R भी कह सकते हैं, 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल जो है ये केवल फिगर को देखने से कठिन है, वास्तव में ये सवाल बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे बच्चों, अगर ये बूंद स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है, ये तभी संभव है जब ऊपर वाला बल इस नीचे वाले बल के बराबर हो जाता है, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर इनमें से बच्चों एक भी फोर्स कम या ज़्यादा हुआ, मान लेते हैं कि बच्चों mg ज़्यादा हो जा रहा है, तो नीचे वाली ताकत ज़्यादा है तो ये बूंद बच्चों नीचे आ जाएगी। लेकिन मान लेते हैं बच्चों कुछ देर के लिए अगर QE ज़्यादा हो जाता है, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो ये बूंद ऊपर की तरफ जाएगी। और कुछ देर के लिए बच्चों मान लेते हैं कि ये दोनों फोर्स बराबर है, बराबर है तो ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, यानी बूंद यहीं लटकी रहेगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की स्थिति में हम बच्चों क्या कह सकते हैं कि QE किसके बराबर है, mg के। ठीक है, फिर बच्चों आपको इस सवाल में तो क्या बताना है, n, लेकिन यहाँ तो अभी n आया नहीं, तो हम क्या करेंगे, Q के फार्मूले को लगाएंगे। Q बराबर क्या होता है बच्चों, Ne। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया बच्चों, इस Q की जगह क्या लिख दिया है, Ne। ये बच्चों क्या लिखा है, E, और ये क्या लिखा है, mg। वैल्यू को रखते हैं धीरे धीरे करके। n बच्चों आपको बताना है, E की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं सवाल के अनुसार 1.6 इंटू 10 की पावर -19, जो कि फिक्स भी होती है। लेकिन बच्चों आपको E जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं नहीं पता है, हमें तो V और L पता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि E का फार्मूला होता है V/L, और ये क्या लिखा है, m बच्चों क्या है, सवाल में वैल्यू आप देख रहे हैं 3.2 इंटू 10 की पावर -15 दी गई है, तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने ये लिख दिया। G की वैल्यू भी बच्चों सवाल में न्यूमेरिकल को अगर आप देखें पढ़ने पर, तो G की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों क्या किया है कि G की वैल्यू को 10 रख दिया। अब बच्चों इसके बाद इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है। कैसे करना है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, पॉइंट से बच्चों इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दिया है। 16 को बच्चों अगर आप 32 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, इस बच्चों पावर को अगर मैं कैंसिल करूं 15 से उस 19 को, तो पावर कितनी बचेगी, 4। तो अगली लाइन में क्या है, ये n लिखा है, पावर 10 की पावर -4 है। v की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई है, 1000, 1000। l की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2, और सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 से चेंज किया जाता है। ये 16 दूनी 32 के हिसाब से 2 लिखा है, और बच्चों ये 10 लिखा है। अब बच्चों ध्यान से देखें, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि -2 से बच्चों इस 4 को कैंसिल किया, तो -2 पावर बच रही है। ठीक है, और बच्चों इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर दिया। ठीक है,
अब बच्चों यहाँ माइनस जो 2 पावर बची है वो इस प्लस के 2 जीरो से कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे पूरी कैंसिल आउट। तो बच्चों क्या बच रहा है फाइनली, ये n बच रहा है, नीचे क्या बचा है 2, और इक्वल में क्या बचा है 2। ये 2 बच्चों डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। यानी बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। हमसे सवाल में बच्चों यही पूछ रहा था कि गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक या कम होंगे, तो आंसर कितना बच्चों आ रहा है 4। चलते बच्चों इसके बाद अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। बच्चों आप इस फिगर में देख रहे हैं 4 रेजिस्टेंस लगे हैं जिनका नाम P, R, Q और S है। यानी मैं कह सकता हूं कि बच्चों व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग कितने रेजिस्टेंस लेते हैं 4। इन चारों को बच्चों कैसे जोड़ा गया है, एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा गया है। और बच्चों खास बात क्या होती है कि जो 4 प्रतिरोध होते हैं उसमें से 3 की वैल्यू आपको हमेशा पता होगी। या तो वो 3 हो सकते हैं जिनकी वैल्यू पता है, वो P, R, S भी हो सकते हैं, या P, Q, S। कोई 3 ऐसे रेजिस्टेंस होंगे जिनकी आप वैल्यू जानते होंगे, न्यूमेरिकल में दी होगी। एक की वैल्यू को बच्चों हमेशा फाइंड करते हैं, किसके हेल्प से, व्हीटस्टोन सेतु की हेल्प से। यानी मैं क्या इसकी डेफिनेशन कह सकता हूं, जितनी मैंने बात बताई उसको यहां से समझें कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात मतलब जो मुझे रेजिस्टेंस नहीं पता होगा सवाल में, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि इसकी संरचना क्या है। तो आप संरचना मैंने अभी आपको फिगर में बताई, तो देखिए क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु की संरचना निम्न चित्रानुसार होती है। कि जो व्हीटस्टोन सेतु की संरचना बच्चों होती है वो इस फिगर के लगभग अकॉर्डिंग ही होती है। तो उसी लाइन को यहाँ लिखा गया है कि व्हीटस्टोन सेतु की संरचना निम्न चित्रानुसार होती है। इसमें 3 ज्ञात, मैंने अभी आपको बताया 3 की वैल्यू पता होगी, इसमें 3 ज्ञात तथा एक अज्ञात प्रतिरोध को लेकर उन्हें समांतर चतुर्भुज के रूप में लगा देते हैं या जोड़ देते हैं भी लिख सकते हैं, तथा इसके एक सिरे को, एक सिरे का मतलब बच्चों क्या है डायगोनल, जैसे एक ये डायगोनल है एक ये डायगोनल है, तो क्या लिखा गया है, इसके एक सिरे को धारामापी से, एक सिरे का संबंध धारामापी से। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं धारामापी। एक सिरे का संबंध धारामापी से एवं दूसरे सिरे का संबंध बैटरी से कर देते हैं। बच्चों एक ये सिरा है जिसका संबंध बच्चों आप देख रहे हैं किससे हुआ है, बैटरी से। एक सिरे का संबंध धारामापी से और एक दूसरे सिरे का संबंध बैटरी से कर देते हैं। इसके बाद बच्चों क्या करना है कि संतुलन की स्थिति में क्या फार्मूला होता है, इसने आपसे पूछा था कि प्रतिरोधों के बीच संबंध क्या है। तो बच्चों क्या संबंध होता है कि P का Q से रेशियो और R का S से अनुपात हमेशा बराबर आता है। तो उसी बात को बच्चों यहाँ लिखा गया है कि P रेशियो Q बराबर R रेशियो S होता है। अब बच्चों ये कहाँ से आता है, इसकी प्रूविंग को देखते हैं। प्रूविंग को बच्चों समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्प लेंगे बच्चों हम लोग किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ बच्चों क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ से एक I एम्पियर की करंट फ्लो हुई है। ठीक है, वो I एम्पियर की करंट बच्चों जैसे यहाँ पर पहुँचेगी तो उसके 2 भाग होंगे। एक भाग ऊपर जाएगा, मान लेते हैं बच्चों वो क्या है I1। एक भाग बच्चों नीचे जाएगा, वो क्या है I2। ठीक है, ये बच्चों I1 आगे निकल जाएगा। जब भी संतुलन स्थिति होती है तो बीच वाले बच्चों प्रतिरोध में या भी धारामापी में कोई भी धारा नहीं जाती है। ये व्हीटस्टोन सेतु की बच्चों खासियत है। अब बच्चों मान लेते हैं यहाँ से भी I1 जा रही है और ये धारा I2 यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ से। तो एक ये सर्कल आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग इस वाले में ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वाले को हम लोग मान लेते हैं कि खंड 1 है और ये दूसरा खंड है 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि खंड 1 में केसीएल लगाने पर, केसीएल का मतलब बच्चों क्या है, किरचॉफ लॉ लगाने पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम क्या कहेंगे कि यहाँ से चलेंगे तो पहले कौन रेजिस्टेंस मिल रहा है, P, धारा कौन सी है I1। तो आप बच्चों क्या कहेंगे
कि P(I1) प्रतिरोध में धारा का मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसके बाद बच्चों वो नीचे जैसे आएंगे, आप खंड एक ही में रहना है, उधर वाले में नहीं जाना है। तो P(I1), ठीक है बच्चों। इस एरो को और इस एरो को अगर आप देखें खंड एक में, तो ये वाला एरो ऐसे आके ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा और ये वाला भी ऐसे घूम रहा है, यानी सेम है, सेम में प्लस लगाएंगे। इसके बाद बच्चों ये ऐसे आना है और दूसरा रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, Q, और उसमें बच्चों धारा कौन सी है, I2, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसके बाद बच्चों ये धारा नीचे की तरफ जा रही है और ये वाला एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, अपोजिट है, माइनस लगा देंगे, अपोजिट में माइनस। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक जब चल रहे हैं तो कोई बैटरी नहीं मिल रही है, तो जब बैटरी नहीं मिल रही तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर में 0। ये वैल्यू बच्चों माइनस की उधर जाएगी प्लस की, P(I1) = Q(I2). इसी प्रकार बच्चों हम लोग यहाँ पे दूसरे में यानी कि खंड 2 में KCL लगाएंगे। तो 2 में KCL कैसे लगाएंगे, यहाँ से चलेंगे, कौन सा रेजिस्टेंस है, R, धारा बच्चों कौन सी है, I1, तो R(I1). बच्चों ये वाला एरो भी ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है और ये वाला एरो भी ऐसे घूम रहा है जो हम लोगों ने बनाया था, दोनों सेम है, क्या लगा देंगे आगे, प्लस। इसके बाद बच्चों नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, S, धारा कौन सी है, I2, यानी कि क्या लिखेंगे, SI2। बच्चों ये धारा ऊपर जा रही है जबकि ये एरो नीचे आ रहा है, यानी माइनस, विपरीत में माइनस, अपोजिट में माइनस। कोई बैटरी नहीं मिल रही बच्चों इस दौरान चलने पर, तो क्या लिखेंगे, 0। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू माइनस की है, उधर जाएगी प्लस की, दोनों सेम प्लस हो जाएंगे। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट में क्या लिखा था, पूरा ये लिख दिया। सेकंड में क्या लिखा है, बिल्कुल ये डिवाइड कर दिया। यहाँ से बच्चों I1 से I1 और I2 से I2 कट जाएगा। जैसे कटेगा तो बच्चों क्या बचेगा, P/R = Q/S। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, Q का इधर मल्टीप्लाई और R का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P/Q = R/S। तो बच्चों यही संतुलन की स्थिति होती है और प्रतिरोधों के बीच का संबंध होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। यदि एक तार जिसका प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन। तो हेडिंग पड़ेगी विशिष्ट प्रतिरोध। किसी भी चीज की बच्चों डेफिनेशन अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके फार्मूले से उसको समझना सीखें। बच्चों E जिसको पढ़ा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J जिसको पढ़ा जाता है बच्चों धारा घनत्व, और ये दोनों रेशियो में लिखे हैं, अनुपात में। तो हम लोग क्या कहेंगे, अब इस चीज को यहां से पढ़ेंगे कि किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका नाम पढ़ा गया E का, तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर बच्चों क्या होता है, E/J। और बच्चों जब इसकी प्रूविंग की जाती है तो इसका एक और भी आंसर आता है, रो = RA/L, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला। अगर बच्चों आप इसकी प्रूविंग देखना चाहते हैं, ऊपर आई बटन पे यहाँ पे लिंक आएगा, आप वहां से जाके इस प्रूविंग को देख सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध मैंने वहां पे न्यूमेरिकल भी कराया है। इसके बाद बच्चों इसमें सवाल में क्या कहा गया है कि इसे पिघलाकर, एक मिनट, जिसका प्रतिरोध, सबसे पहले प्रतिरोध दिया है। प्रतिरोध को बच्चों किससे लिखा जाता है, R से। R की वैल्यू कितनी दी है, 16 ओम। फिर क्या लिखा है, पिघलाकर पहले से आधी लंबाई। बच्चों आधी लंबाई, दुगनी लंबाई या तिहाई हिस्सा, जब भी इस तरह का कहता है तो हमेशा समझ जाइएगा N की वैल्यू है। तो N कितना कह रहा है, आधा। आधा का मतलब बच्चों क्या होता है, 1/2। फिर आपसे क्या कहा गया है कि नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों बड़ा ही आसान सा फार्मूला होता है, R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फार्मूला है, R2 = N²R1। R2 ऐसे लिखा है, N की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1/2 स्क्वायर, R1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 16। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या बच्चों हो गया 16। 4 को बच्चों 16 से कैंसिल करेंगे, कितनी बार में, 4 बार में कट रहा है। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 ओम। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इसकी डेफिनेशन समझे। कहाँ से समझे, इस फिगर से, इस फार्मूले से। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल समझा। न्यूमेरिकल में बस केवल याद रखने वाली बात है, N कौन सी वैल्यू होगी, आधा कहे, दुगना कहे, तिहाई कहे, वो हमेशा क्या होगा बच्चों, N होगा। चलते हैं बच्चों इसके बाद अगले सवाल पे लॉन्ग आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, किरचॉफ की प्रॉब्लम, यानी किरचॉफ के न्यूमेरिकल। बच्चों किरचॉफ का न्यूमेरिकल पूरे यूपी बोर्ड के अनसॉल्व में बहुत बार रिपीटेड है।
ठीक है? तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ जब भी आप पेपर यूपी बोर्ड का देने जा रहे हैं। बच्चों वो प्रश्न क्या है सबसे पहले वो समझते हैं, ठीक है? इससे पहले कोई भी कैसा भी विद्यार्थी हो जिसने कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगाया हो अभी तक फिज़िक्स में, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को बच्चों पूरा वॉच करते हैं तो आपको हर एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है? देखिए बच्चों सवाल क्या है? दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। आपको गिवन सर्किट में एवरी रेजिस्टेंस में बच्चों आपको करंट फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आप देख रहे हैं एक फिगर दिया गया है। इस तरह का फिगर बच्चों आपके न्यूमेरिकल में बन के आएगा। ठीक है? अगर आप देखें तो इस फिगर में बच्चों करंट गिवन है। अगर नहीं भी दी जाती तो हम अपनी तरफ से करंट यहाँ पे लिखते। ठीक है? I1 I2 करके। फिगर में आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 2 बैटरी लगी हैं। एक E1 सेल है और एक E2 सेल है। E1 सेल बच्चों कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट का है और E2 सेल जो बच्चों है वो 1 वोल्ट का है। फिगर में 3 प्रतिरोध, 3 रेजिस्टेंस बने हैं। तीनों की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1-1 है। जब बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चों यहाँ पे बस वैल्यू चेंज होगी, बाकी न्यूमेरिकल लगभग इसी तरह का ही आता है। यहाँ 1 की जगह 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है? करंट बच्चों यहाँ से I1 निकल रही और यहाँ से I2। अगर ना दी जाती है इस सवाल में करंट तो बच्चों आप क्या करते? सबसे पहले बड़ी वाली सेल से, बड़ी कैसे पता करेंगे? जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो उस वाले से हमेशा I1 करंट निकालेंगे और छोटी वाली सेल से बच्चों हमेशा I2 करंट निकालेंगे। अगर आप इस रूल को नहीं भी फॉलो करते हैं तब भी ये सवाल सही होगा। आप जिस भी सेल से चाहें बच्चों वहाँ से I1 लेकर सकते हैं और दूसरे सेल से I2 ले सकते हैं। ठीक है? ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। लेकिन हमेशा हम लोग एक सिद्धांत पे चलेंगे ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी सवाल लगा पाएँ। तो बड़ी सेल से हमेशा I1 करंट निकालेंगे। अब बच्चों बात करते हैं केसीएल लगता कैसे है, किरचॉफ लॉ लगता कैसे। तो इसके लिए बच्चों आपको 2 बातें याद रखनी हैं। बच्चों वो 2 बातें क्या हैं? कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि बड़ी सेल कौन-सी है, ठीक है? उस बड़ी सेल में बच्चों जो बड़ी वाली लाइन होती है, सेल कैसे बनता है? एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, बैटरी, ठीक है? इसी तरह बनती है। इसके बाद जो बच्चों बड़ी वोल्टेज वाली लाइन है, उससे क्या करेंगे आप एक ऐसे एरो बना देंगे नेगेटिव की तरफ, ठीक है? एक एरो बना देंगे नेगेटिव की तरफ। फिर क्या करना है आपको? फिर आपको ये देखना है कि इस वाले को फर्स्ट सर्किट कह दिया जाएगा और बच्चों इस वाले को सेकंड सर्किट कह दिया जाएगा, ठीक है? और इसमें भी सेम वही काम करना है। बड़ी वाली लाइन से यानी पॉजिटिव वाली लाइन से नेगेटिव वाली लाइन की तरफ एक ऐसे एरो बना देना है, ठीक है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ से देखिए, देखिए ऊपर से कौन सी करंट आ रही है? I1। नीचे से कौन सी करंट आ रही है? I2। ये I2 बच्चों चलते-चलते यहाँ तक आएगी और ऊपर से बच्चों चलते हुए I1 आएगी, ठीक है? अब बच्चों ये दोनों यहाँ से होकर जाएंगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर इस सवाल में I3 की वैल्यू कंबाइंड है I1 प्लस I2 के? बिल्कुल कहा जा सकता है। इस सवाल में बच्चों ऊपर से कौन सी करंट आ रही है? I1। नीचे से कौन सी करंट आ रही है? I2। और दोनों इस रास्ते से होकर जाएंगी जो कि बच्चों क्या लिखी गई न्यूमेरिकल में? I3। ठीक है? तो यहाँ से बच्चों I3 किसका सम है? I1 और I2 का योग है। अब बच्चों बात करते हैं कि न्यूमेरिकल को स्टार्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे खंड 1 से, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? खंड 1 में केसीएल लगाने पर, खंड 1 में किरचॉफ लॉ लगाने पर, किरचॉफ लॉ, ठीक है? कैसे लगाएंगे? सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें इस बात को। हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलना है, बड़े वाले साइड से चलना है, धनात्मक वाली साइड से चलना है और बच्चों उस जगह रुकना है जहाँ पे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस मिलता है। तो आप यहाँ से चलेंगे और इस तरह से चलते हुए एक पे रुकेंगे क्योंकि यहाँ प्रतिरोध है। आप उस एक को लिखें। फिर आप देखिए कि उस प्रतिरोध में बच्चों कौन सी करंट फ्लो हो रही, तो आप कहेंगे सर I1। तो एक के साथ बच्चों किसका गुणा करा देंगे? I1 का। तो एक I1, ठीक है? अब आपको यहाँ पे प्लस और माइनस का ध्यान देना है। प्लस माइनस बच्चों कैसे ध्यान देंगे? आप बच्चों यहाँ पे जहाँ मैं पेन को रख रहा हूँ आप ध्यान से देखना। बच्चों ये जो एरो बना है और इसको फर्स्ट सर्किट में अगर आप घुमाएंगे तो वो ऐसे आएगा नीचे की तरफ आते हुए। फिर यहाँ से इधर नहीं ले जाना है क्योंकि ये दूसरा सर्किट है बच्चों, आपको फर्स्ट पे ही रहना। तो क्या करेंगे? यहाँ से चलेंगे ऐसे घूमते हुए बच्चों, ये वापस ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे स्टार्ट करना घूमेगा,
ठीक है। तो बच्चों इस तरह घूम रहा है। अब आप इस एरो की चाल को देखिए कि ये कैसे घूम रहा है। तो आप कहेंगे सर ये भी सर ऐसे ही ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और ये वाली करंट भी बच्चों ऐसे ऐसे घूम रही है। जब भी बच्चों इस करंट की दिशा और इस एरो की डायरेक्शन यानी कि दिशा दोनों सेम रहेंगी तो हमेशा आगे प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर अपोजिट हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं, तो बच्चों हमेशा वहां पे माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि इस रेजिस्टेंस का काम तो हो गया, ठीक है। खंड एक में ही रहना है, नीचे इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो दो है। फिर यहाँ से बच्चों हम लोग आके ऊपर जाएंगे। कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है बच्चों? एक। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? एक। उसमें करंट बच्चों कौन सी है? I3। उस रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है इस वाले का एरो और इस वाले का एरो सेम है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये ऊपर जाके फिर ऐसे जाके वापस इस सर्किट में ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करेगी और ये एरो भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन। सेम में बच्चों क्या लिखेंगे? प्लस। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे? जैसे आपने देखा पूरा सर्किट हम लोग घूम चुके हैं, बैटरी के नेगेटिव साइड पे आ चुके हैं, प्लस से चल के नेगेटिव पे आ चुके हैं। कौन सी बैटरी है बच्चों? दो। तो साइड में बैटरी लिख देंगे 2 वोल्ट की। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है? यहाँ से आप I3 की वैल्यू रखेंगे, तो ये 1I1, आप 1 हटा भी सकते हैं, 1 लिखा नहीं जाता है बच्चों। यहाँ पे 1 I3 की वैल्यू सवाल में हम लोग लिख चुके हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू में क्या लिखा है? 2। ये बच्चों I1 लिखा है, एक का गुणा I1 से कराएंगे I1, एक का गुणा I2 से कराएंगे I2, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ये I1 और ये I1 दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 2I1 प्लस का ये वाला I2 इक्वल टू में बच्चों क्या लिखा है? 2, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे? ये एक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस बच्चों लूप नंबर 2 में हम लोग सेम काम करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? खंड 2 में केसीएल लगाने पर, ठीक है। खंड 2 में केसीएल लगाने पर। अब बच्चों खंड 2 में कैसे लगाएंगे? बैटरी के प्लस वाले साइड से ही चलकर खंड 2 में पूरा घूमते हुए और नेगेटिव साइड पर आएंगे। जहां प्रतिरोध रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पे धारा का मल्टीप्लाई कराते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलते हुए बच्चों पहला रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या मिला? 1। और उसमें कौन सी धारा है? I2। ऐसे आएगी I2। तो बच्चों क्या कहेंगे कि आप 1I2, ठीक है। इसके बाद बच्चों 1I2 का अगर इसका एरो देखेंगे तो वो ऐसे घूमते हुए सर्किट में ऐसे ऐसे इस तरह से घूमना स्टार्ट कर रहा है। तो बच्चों इस तरह से घूमना स्टार्ट कर रहा है और ये वाला एरो भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन बच्चों कैसी है? सेम है। सेम रहेगी तो इसमें आगे क्या लगाएंगे हम लोग? प्लस। इसके बाद बच्चों अगला रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? घूमते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंचे, ऊपर नहीं जाना है क्योंकि वो फर्स्ट है। इसके बाद ये बच्चों क्या है? 1। 1 पे कौन सी करंट है? I3। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1I3। बच्चों 1I3 की डायरेक्शन देखें, प्लस या माइनस। तो ये ऐसे जाके ऊपर से आएगा, फिर ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे बच्चों ये इस तरह फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये वाला सर्किट की लाइन भी ऐसे ऐसे जो आपने बनाई है, ये भी ये सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है तो बच्चों क्या लगाएंगे? बीच में क्या लगाएंगे? प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस। बच्चों कौन सी बैटरी मिल रही है? 1 वोल्ट की, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद अब ओनली बच्चों कैलकुलेशन रह गई है। I2 का मल्टीप्लाई 1 से तो I2 आएगा। I3 का बच्चों मल्टीप्लाई, I3 की वैल्यू आप देख रहे थे सवाल में बच्चों कितनी थी? I1 प्लस I2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? I3 की वैल्यू को रख देंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू में बच्चों क्या है? 1। बच्चों ये I1 ऐसे पहले लिख दिया है, I2 और I2 को आप ऐड करेंगे तो 2I2 इक्वल टू में क्या है बच्चों? 1। यहाँ से बच्चों दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अगर आप दोनों को सॉल्व करें तो देखें बच्चों I2 की यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 1। और यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो क्यों ना I2 को बराबर कर लें। ऐसा कोई रूल नहीं कि आप I1 को नहीं बराबर कर सकते, तो आप I1 को भी बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे I2 को बराबर करके दिखाता हूँ। तो बच्चों I2 की वैल्यू को कैसे बराबर किया जाएगा? आप क्या करेंगे? ध्यान से देखें। ऊपर वाले बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई। और बच्चों 2 में हम लोगों को किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करना, यानी कि 1 लिख लेंगे। तो बच्चों इक्वेशन 2 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई। बच्चों 1 इक्वेशन ये है और 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 में जब 2 से गुणा कराओगे 4, इसमें बच्चों 2 से गुणा कराओगे तो 2I2, 2 में बच्चों 2 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 4। इक्वेशन बच्चों 2 वैसे ही नोट करनी है, तो पूरी इक्वेशन यहाँ पे नोट है। इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बच्चों ये वैल्यू सेम हो गई तो कैंसिल आउट हो जाएगी, आप कैंसिल करके दिखा दीजिएगा।
4i1 में बच्चों एक i1 जाएगा तो कितना बचेगा 3i1। बच्चों 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 3 से 3 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, यानी i1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही 1 एम्पियर। इस i1 की वैल्यू को बच्चों हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट बच्चों क्या लिखिए 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2। तो क्या लिखा है 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद बच्चों i1 की वैल्यू कितनी आ चुकी थी 1, तो यहाँ पे मैंने 1 रखा है, प्लस i2 इज इक्वल टू 2। बच्चों ये 2 लिखा है, i2 ऐसे लिखा है, ये 2 ऐसे लिखा है। ये बच्चों ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस 2 बच्चों कितना हो जाएगा 0, यानी i2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 0। फिर आपको i3 बताना है, और सवाल के स्टार्टिंग में मैंने बताया था i3 सम है, योग है किसका i1 और i2 का। i1 की वैल्यू बच्चों सवाल में 1 है और i2 की वैल्यू कितनी है 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो आपको बच्चों इस सवाल में तीनों में क्या बताना था, प्रत्येक सर्किट में धारा बतानी थी, यानी कि 3 धाराएं थी, तो हम लोगों ने तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। i1 की वैल्यू बच्चों कितनी इस सवाल में आई है 1, जो कि यहाँ पे लिखी है 1 एम्पियर। i2 की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी आई है 0, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 लिखा है। ठीक है, मैंने आंसर लिख दिया था। और बच्चों i3 की वैल्यू बच्चों तीसरा लॉन्ग आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। आपको यहाँ पे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में आप देख रहे हैं ये समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में बच्चों का आ गया परावैद्युत पट्टी, यानी कि एक पट्टिका रख देनी परावैद्युत पट्टिका। परावैद्युत पदार्थ को बच्चों किससे कैसे डिनोट करते हैं, मान लेते हैं बच्चों इस पट्टिका जो रखी गई है उसकी जो लेंथ बताई हम लोगों ने ली है वो स्मॉल टी है। किनके बीच में रखा गया है, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या होता है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी एक प्लेट को बच्चों हम लोग जोड़ देते हैं किससे, स्रोत से, और दूसरी प्लेट को बच्चों जोड़ दिया जाता है अर्थ से। ठीक है, स्रोत से जोड़ने के कारण ये क्या होगा, उससे आवेश लेगा तो बच्चों यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरी प्लेट पर बच्चों ये अर्थ यहाँ से जाना स्टार्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट होती है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग हमेशा डी ले लेते हैं, स्मॉल टी। ठीक है, अब इस बात को बच्चों यहाँ पे हम लोग फिगर में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है। तो आप देख रहे थे ये क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र। पहली लाइन हम लोगों ने यही लिखी है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। बच्चों आप दो प्लेटें देख रहे हैं, ये वाली और एक ये, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों प्लेटों का बच्चों जो एरिया लिया गया है वो कितना लिया गया है, a लिया गया है। फिर क्या कहा गया है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल टी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल टी एवं उनके बीच टी मोटाई की एक की परावैद्युतांक वाली पट्टिका रखी गई है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों जो ये डेफिनेशन लिखी गई है वो पूरी की पूरी इस फिगर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब बच्चों बात करते हैं कि इसकी प्रूविंग स्टार्ट कैसे की जाएगी। तो बच्चों इसकी प्रूविंग स्टार्ट करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, सबसे पहले जब भी बच्चों समांतर प्लेट की कोई भी प्रूविंग आती है 3 स्टेप में प्रूविंग चलती है। वो 3 स्टेप बच्चों क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ई निकालना होता है, ठीक है, ये ट्रिक के रूप में है। फिर आपको वी निकालना होता है और फिर बच्चों आपको सी निकालना है। ई निकालने का बच्चों क्या फार्मूला याद रखना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर परावैद्युत है तो यहाँ पे के और लगा देते हैं। फिर बच्चों वी निकालने का क्या फार्मूला होता है, ई इंटू डी या ई इंटू एल। इसके बाद बच्चों सी निकालने का क्या फार्मूला है, क्यू अपॉन वी। 3 स्टेप बच्चों आपको रट लेने हैं, याद कर लेने, समझ लेने हैं, और इन्हीं 3 स्टेप से बच्चों समांतर प्लेट की हर एक प्रूविंग लगेगी। कैसे बच्चों, यहाँ पे 2 भाग हैं, वो कौन कौन से, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। इन दोनों प्लेटों के बीच में बच्चों अगर बात की जाए तो एयर है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खाली सा है, सफ़ेद भाग है, यानी यहाँ एयर है। बच्चों एक भाग ये है जहाँ पे मैंने रेड से ये लाइनें बनाई हैं, यानी कि परावैद्युत पट्टिका रखी गई है। यानी कि यहाँ पे 2 वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकालेंगे। पहला, प्लेटों के बीच वायु वाले भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों लिखा जाता है ई से। किस वाले भाग की बात कर रहे हैं, एयर में, तो ई ऑफ एयर। क्या फार्मूला बताया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों सिग्मा का नाम क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके बाद फिर बच्चों याद रखना है सिग्मा का फार्मूला होता है क्यू बाई ए। इस सिग्मा की वैल्यू को बच्चों हम लोग यहाँ रखेंगे, तो ई एयर इज इक्वल टू सिग्मा की ये वैल्यू यहाँ रख रहे हैं क्यू बाई ए,
और नीचे पहले से क्या लिखा है, अपसाइलन नॉट। इसके बाद बच्चों ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कहाँ पे है, एयर वाले भाग की है। अब हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युतांक वाले भाग में। तो क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक वाले भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों किससे लिखते हैं, ई से। परावैद्युतांक को बच्चों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिल लिख लेते हैं, DIL। बच्चों इसका क्या फार्मूला होगा, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। जस्ट मैंने आपको अभी बताया, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। परावैद्युतांक तो नीचे के और लगा लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे के लगा लिया गया। इसके बाद बच्चों अगली लाइन में क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बच्चों ई डिल की जो वैल्यू आ चुकी है वो क्या आ चुकी है, सिग्मा अपॉन, सिग्मा की वैल्यू भी रख रहे हैं बच्चों। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, Q बाई ए। तो जैसे रखेंगे Q बाई ए, नीचे क्या लिखा है, अपसाइलन नॉट इंटू के। ये बच्चों ई डिल की वैल्यू आ गई। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, क्या निकालेंगे, V। तो बच्चों 2 V भी होंगे, अगर 2 E हैं तो 2 V भी होंगे। कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, प्लेटों के बीच कुल विभव, कुल विभव का मतलब 2 V हैं। कौन कौन से, एक एयर वाले भाग का विभव और एक बच्चों परावैद्युतांक वाले भाग का विभव। दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो ये कुल विभव बन जाएगा। तो कुल विभव को बच्चों V इज इक्वल टू, V का मैंने अभी फार्मूला बच्चों इस प्रूविंग में बताया, E इंटू एल। तो E किसका, एयर का, ठीक है। फिर बच्चों दूरी, एयर भाग की दूरी कैसे लिखेंगे बच्चों, अगर आप फिगर में देख रहे हैं तो टोटल दूरी कितनी है, D। लेकिन इस टोटल दूरी D में अगर आप देखें तो यहाँ पे परावैद्युतांक पट्टिका भी तो रख गई है, यानी उसमें तो एयर नहीं है। तो यानी मैं कह सकता हूँ इस टोटल D में अगर इस T को हटा दिया जाए तो वो वाली डिस्टेंस आ जाएगी जिस भाग में एयर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, E एयर इंटू D माइनस टी। क्यों, क्योंकि L का मतलब बच्चों क्या है, यहाँ पे V के फार्मूले में E इंटू एल, L क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे किस भाग की बात कर रहे हैं, एयर की, तो एयर की डिस्टेंस D माइनस टी। ये वाला प्लस का साइन बच्चों, E का, V का फार्मूला क्या बताया, E इंटू एल। तो किस भागले भाग की बात है, परावैद्युतांक, तो E किसका आएगा, परावैद्युतांक का। डिल बच्चों दूरी क्या है यहाँ पे परावैद्युतांक की, तो आप देख रहे हैं बच्चों कितनी है, T। तो E T आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या है, E एयर और E डिल की वैल्यू रखेंगे जो सवाल में आई थी, V बराबर E एयर की वैल्यू बच्चों सवाल में आई थी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए E एयर की वैल्यू बच्चों कितनी सवाल में आई है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद बच्चों यहाँ पे E डिल की वैल्यू क्या आई है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। E डिल की वैल्यू इनटू में क्या लिखा है बच्चों, T। बच्चों यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, D माइनस टी ऐसे लिखा है, और ये T अपॉन के, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया बच्चों। इसके बाद लास्ट हिस्से में क्या होता है, C बराबर बताया था फार्मूला, क्या, Q अपॉन V। V का बच्चों ये जो मान आया यहाँ पे रखेंगे, तो जैसे आप मान रखेंगे तो C इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, Q ऊपर लिखा है ये वाला, और V की ये वाली वैल्यू पूरी पूरी यहाँ पे लिख दी गई बच्चों। ये Q से ये Q कट रहा है, तो C बराबर बच्चों ये चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, और बच्चों ये वाली चीज़ नीचे है। तो यही बच्चों फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिका बच्चों रखने पर क्या फार्मूला आएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आज की क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। सारी बच्चों ये वीडियो जितनी भी मैं बता रहा हूँ सफलता बैच की, सफलता बैच नाम से बच्चों एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी धीरे धीरे करके, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, जो भी बच्चे आप जानते हैं, किसी भी ग्रुप को जानते हैं, वहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से पढ़ सकें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं बच्चों कल तीसरे सेट में।